नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य समाचार। चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वॉशिंगटन में आज होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ यूरोप के शीर्ष नेता भाग लेंगे। बांग्लादेश में प्याज की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए अंतरिम सरकार ने भारत से प्याज आयात की अनुमति दी। हमास ने गाजा से लोगों को हटाने की इस्राइल की योजना नामंजूर की और भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख में 27 और 28 अगस्त को होने वाले डायमंड लीग फाइनल के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। चीन के विदेश मंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी पोलित ब्यूरो के सदस्य वांग यी आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के निमंत्रण पर उनकी ये यात्रा हो रही है। चीन के विदेश मंत्री भारत के विशेष प्रतिनिधि डोवाल के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के 24वें दौर में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी चीनी विदेश मंत्री की द्विपक्षीय बैठक होगी। वॉशिंगटन में आज शीर्ष यूरोपीय नेता यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक में शामिल होंगे। यूक्रेन में जारी संघर्ष के शीघ्र समाधान के लिए ये बैठक हो रही है। इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन और नेटो के महासचिव मार्क रूट शामिल हैं। यूरोपीय नेता ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि प्रस्तावित शांति प्रक्रिया की किसी भी शर्त से यूक्रेन की संप्रभुता या सुरक्षा पर आंच न आए। सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर बड़ी प्रगति का जिक्र किया है, लेकिन इसका कोई विवरण नहीं दिया है। इससे आगामी वार्ता की दिशा के बारे में अटकलें तेज हो गई हैं। भारत और नेपाल ने सहयोग और साझेदारी को मजबूत बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस संबंध में काठमांडू में कई उच्चस्तरीय बैठकें की। एक रिपोर्ट। विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपाल के 2 दिन के सरकारी दौरे पर हैं। श्री मिस्री ने कल नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से राष्ट्रपति कार्यालय में मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने तथा ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने से जुड़े मामलों पर चर्चा की। विदेश सचिव ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने नेपाल भारत साझेदारी को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। श्री मिस्री ने नेपाल के विदेश मंत्री डॉक्टर अर्जू राणा देउबा से भी भेंट की और आपसी हितों तथा प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं की बातचीत आपसी विश्वास, सद्भावना, क्षेत्र में समृद्धि तथा स्थिरता को और मजबूत करने पर केंद्रित थी। बाद में श्री मिस्री ने नेपाल के विदेश मंत्री अमृत बहादुर राय के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। विश्व दर्पण के लिए सरफिरोजी। बांग्लादेश में प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए अंतरिम सरकार ने भारत से प्याज के आयात की अनुमति दे दी है। एक रिपोर्ट। 150 टन प्याज की पहली खेप कल दोपहर भारत से बांग्लादेश पहुंची। 23 ट्रकों में 660 टन प्याज की एक और खेप कल शाम पहुंची। भारतीय प्याज की 29 टन की अंतिम खेप 2 मार्च को बांग्लादेश पहुंची थी। तब से स्थानीय प्याज की कीमतों में गिरावट और भारतीय प्याज की मांग में कमी के कारण आयात बंद कर दिया गया था। हालांकि हाल ही में घरेलू बाजारों में प्याज की कीमतों में फिर से वृद्धि के बाद आयातकों ने भारतीय प्याज का आयात फिर से शुरू करने की अनुमति के लिए कृषि मंत्रालय में आवेदन किया था। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज। पाकिस्तान के मौसम विभाग ने कल देश भर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। देश के उत्तरी हिस्से में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 327 हो गई है। 26 जून से शुरू हुई मानसूनी बारिश ने देश में तबाही मचा दी है और तब से अब तक लगभग 650 लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक देश भर में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी चेतावनी दी है कि इस साल सामान्य से पहले शुरू हुई बारिश अगले 1 पखवाड़े तक और भी तेज होने की उम्मीद है। लगभग 2000 कर्मियों के साथ बचाव अभियान जारी है, लेकिन पुलों और संपर्क मार्गों सहित प्रमुख सड़कें क्षतिग्रस्त होने से राहत कार्य जटिल हो गए हैं। सेना के जवान भी प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच बहाल करने के लिए अवरुद्ध मार्गों को साफ करने में जुटे हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है।
फलस्तीन के आतंकी गुट हमास ने गाजा से लोगों को हटाने की इस्राएल की योजना नामंजूर कर दी है। हमास ने कहा कि इससे नरसंहार का नया दौर शुरू होगा और हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। फलस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने इस्राएल पर गलत मंशा से दक्षिणी गाजा में शिविर लगाने और अन्य आश्रय व्यवस्था करने का आरोप लगाया। उसने कहा कि ये नागरिकों के खिलाफ अपराध की एक सोची समझी साजिश है। इस्राएली सेना ने कहा कि वो दक्षिणी क्षेत्र में सुरक्षित स्थानों तक नागरिकों को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है तथा टेंट और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। इस्राएल ने उत्तरी गाजा पर कब्जा पक्का करने के लिए नई सैन्य कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की है। इसे लेकर गाजा में मानवीय संकट और बढ़ने की आशंका है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन आज शाम आर्मेनिया तथा बेलारूस के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। ये घोषणा ईरान के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार मेहदी सनाई ने की। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान राष्ट्रपति के एजेंडे में आर्मेनिया और बेलारूस के साथ द्विपक्षीय संबंधों में और व्यापार क्षेत्र में सुधार पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही सहयोग दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर होंगे। श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 25 के 12वें संस्करण का समुद्री चरण कोलंबो के पश्चिमी जल क्षेत्र में चल रहा है। भारतीय नौसेना के 2 जहाज आईएनएस ज्योति और विध्वंसक आईएनएस राणा श्रीलंकाई नौसेना के एसएलएनएस विजयबाहु और एसएलएनएस सयूरा के साथ भाग ले रहे हैं। अगले 2 दिनों में दोनों नौसेनाएं कई अभ्यास करेंगी, जिनमें भ्रमण, बोर्डिंग, खोज और जब्ती अभियान, तोपखाने और जांच अभ्यास, ऊर्ध्वाधर पुनः पूर्ति, फ्लैशिंग अभ्यास और ईंधन भरने के तरीके शामिल हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। मौजूदा विश्व चैंपियन और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने इस वर्ष के डायमंड लीग फाइनल में जगह पक्की कर ली है। फाइनल 27 और 28 अगस्त को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में होगा। नीरज ने पेरिस चरण में 88.16 मीटर तक भाला फेंककर जीत हासिल की थी। उन्होंने दोहा में 90.23 मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया था। इस बीच ईस्ट बंगाल और डायमंड हार्बर FC डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में क्वार्टर फाइनल में कल ईस्ट बंगाल ने चिर प्रतिद्वंदी मोहन बागान सुपर जायंट्स को 2-1 से हराया। 16 बार का डूरंड चैंपियन ईस्ट बंगाल अब सेमीफाइनल में पहली बार खेल रहे डायमंड हार्बर FC से खेलेगा। उधर जमशेदपुर में एक अन्य क्वार्टर फाइनल में डायमंड हार्बर FC ने जमशेदपुर FC को 2-0 से हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। उधर मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल कार्लोस अल्कराज से खेलेंगे। महिला सिंगल्स में इगा स्वितेक ने एलिना रायबैकिना को 7-5, 6-3 से हराकर पहली बार सिंसिनाटी के फाइनल में प्रवेश किया। चीन के बीजिंग में आयोजित विश्व मानव रोबोट खेल में जापान सहित 16 देशों के 500 से अधिक मानव रोबोट ने भाग लिया। 4 दिन तक चला ये आयोजन कल संपन्न हुआ और इसमें मानव रोबोट ने विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया। इनमें फुटबॉल, नृत्य और किक बॉक्सिंग सहित 26 स्पर्धाएं शामिल थीं। एक रोबोट ने 100 मीटर फर्राटा दौड़ 21.5 सेकंड में पूरी की। नाइजीरिया के सोकोतो प्रांत में कल 50 लोगों को ले जा रही नौका डूब जाने के बाद लगभग 40 लोग लापता हैं। नाइजीरिया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि ये नौका गोर्नियो मार्केट जा रही थी जब यह हादसा हुआ। 10 लोगों को बचा लिया गया है। बचाव कार्य जारी है। एजेंसी की महानिदेशक जुबैदा उमर ने बताया कि एजेंसी ने स्थानीय अधिकारियों और आपात कर्मियों के साथ मिलकर अपनी टीम तैनात की है। उन्होंने बचाव कार्य जारी रहने और पीड़ित परिवारों को मदद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वॉशिंगटन में आज होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ यूरोप के शीर्ष नेता भाग लेंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए भारत से प्याज आयात की अनुमति दी। हमास ने गाजा से लोगों को हटाने की इस्राएल की योजना नामंजूर कर दी है। और भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख में 27 और 28 अगस्त को होने वाले डायमंड लीग फाइनल के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।